Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Brijesh. Again, warm welcome to the Hindu Daily News Analysis. First of all, truly sorry for inconvenience caused due to not continuing class from last few weeks. तो इसके लिए हम आपसे अश्योर करते हैं कि अपकमिंग जो क्लासेस होगी उसमें जो क्लासेस नहीं हुई हैं, मिस हो गई हैं आपकी, उसकी चीजों को हम पूरी करेंगे। और जैसा कि पता है कि ये द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस का सेशन है और इस सेशन में हम द हिंदू का डिस्कशन करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे द आईएसपीसीएस मेंटर टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जो कि बाइलिंगुअल में है, मींस इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पे अब हिंदी पीडीएफ को चूज कर रहे हैं और हमारा जो डिस्कशन होगा बाइलिंगुअल होगा। सो विदाउट डिले लेट्स लुक एट द टुडेज इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट। तो जो आज की पहली न्यूज हो जाती है हमारी, वो जनगणना के दौरान जाति गणना करने की केंद्र की योजना, जो कॉस्ट सेंसस के पे जो इशू है उसको देखेंगे। दूसरी न्यूज होगी हमारी दशहरा उत्सव के बारे में, जिसमें मैसूर में दशहरा उत्सव जो मनाया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। और आज की जो तीसरी न्यूज होगी वो पीएम प्रधानमंत्री जी की जो पोलैंड यूक्रेन यात्रा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। और नेक्स्ट हमने देखेंगे एक लोकेशन, और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मेघालय में कुछ न्यू पोलियो वायरस के ट्रेंड्स मिले हैं, उसके बारे में जानेंगे। और आज का जो लोकेशन इन द न्यूज है वो बन्नी ग्रासलैंड के बारे में देखेंगे। और साथ ही आज का जो हमारा एडिटोरियल होगा वो किस पे बेस्ड है, भारतीय फार्मा जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है उसमें जो इंपोर्ट के लिए जो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं उससे संबंधित एक डिटेल ओवरव्यू देखते हैं। तो विदाउट डिले हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने बताया, आज की फर्स्ट न्यूज है सेंटर प्लान्स टू टेक कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इस विचार में है कि जो अपकमिंग कास्ट सेंसस है उसमें क्या कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाए, मींस कास्ट बेस्ड डाटा को कलेक्ट किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि ओवर अ लॉन्ग टाइम जो पॉलिटिकल डिबेट है किसके द्वारा, अपोजिशन के द्वारा, साथ में जो रूलिंग गवर्नमेंट है एनडीए गवर्नमेंट, उसके भी जो अलायंस है, लाइक हम बात करते हैं यहाँ पे जेडीयू जनता दल यूनाइटेड और जो भी अलायंस है, उनकी भी डिमांड है कि क्या किया जाए, कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाए। तो इसके लिए एक विचार में है सेंटर कि उसमें इशू किया जाए या ना किया जाए। इसके लिए ये आर्टिकल बेस्ड है और इसमें कुछ बातों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात हमको पता होनी चाहिए किसके बारे में, सेंसस के बारे में पता होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं सेंसस की, सेंसस जनगणना की। तो जैसा आपको पता है पहली बार जनगणना कब होती है, 1881 से कंटिन्यू सेंसस फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट होती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो अगर हम बात करें कि कास्ट बेस्ड सेंसस कभी हुई है, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुई है 1931 में, 1931 में क्या हुई है, सोशियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक सेंसस पहली बार हुई थी, कास्ट सेंसस पहली बार हुई थी। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो 1931 में सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेंसस हुई थी, उसमें जो जाति आधारित डाटा को कलेक्ट किया गया था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इसकी बात नहीं की गई है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में अगर हम देखें कि अगर हम बात करें जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, इसका उद्देश्य क्या था। जैसे हम बात करें, एक तो सेंसस की बात कर लेते हैं। तो जब हम सेंसस की बात करते हैं तो ये क्या करता है, एक जो इंडियन पॉपुलेशन है, ये क्या कर लेता है, जो इंडियन पॉपुलेशन है इसकी एक पिक्चर, एक क्या करता है, एक पिक्चर प्रेजेंट करता है। एक क्या है, एक पिक्चर प्रेजेंट करता है कि भारतीय जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, मींस फीमेल कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल फीमेल डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज जैसे आप सेंसस में पढ़ते हैं, तो ये जो सेंसस बताता है। वहीं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो इंडियन फैमिलीज हैं, जो हमारे परिवार है, उसको क्या, उसका एक तरह से इंडियन फैमिलीज का क्या करना, हमें यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस को पता करना। अब इकोनॉमिक स्टेटस को रूरल और अर्बन दोनों, जो ग्रामीण और शहरी, जो एक तरह से जो भारतीय परिवार हैं उनके इकोनॉमिक स्टेटस को पता करना। और इसका जो उद्देश्य होता है, जिसका इस पर स्पेसिफिक उद्देश्य होता है, जो डिप्राइवेशन है, मतलब जो डिप्राइवेशन है उसको पता लगाना है, डिप्राइवेशन का पता लगाना, ये होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। हम अभी सेंसस की बात कर रहे थे। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं
कि अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है, यहीं पे ये रिप्रेजेंट करता है जो स्टेट का सपोर्ट होता है, जो पॉपुलेशन में जो स्टेट का सपोर्ट होता है, जो मतलब एक राज्य समर्थित कई योजनाएं चलती हैं, स्टेट टारगेट करता है ना कि जो ये डिप्राइवेशन है उसको कम किया जाए। इस डिप्राइवेशन को कम करने के लिए ही तो यहाँ पे स्टेट सपोर्ट देता है। इसी को हमको पता लगाता है क्या, सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस। वहीं सेंसस का काम क्या है, एक जनरल ओवरव्यू, जनरल पिक्चर को रिप्रेजेंट करना। ये तो होगी सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस और सेंसस के बारे में जनगणना, और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे आज आज आते हैं, आज के जो इशू पे आ जाते हैं, इसमें भी हम डिटेल में देखते हैं कि इसमें बात क्या चल रही है, आखिर मेन बातें क्या हैं। तो जब हम यहाँ पे हमने बात किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ये डिस्कस कर रही है, इसमें कंफ्यूजन में है कि यहाँ पे जो कास्ट जो सेंसस होने वाली है, जो सेंसस होने वाली है, वैसे दोस्तों सेंसस 2021 में ही होने वाली है, क्योंकि 10 साल में होती है। पता है लास्ट सेंसस हमारी 2011 की है, बट क्या हुआ, क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं कोविड 19, क्या हो गया, कोविड 19 हुआ, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन था, जनरल क्या था, इलेक्शन था। इसी कारण क्या होती गई, डिले होती गई। अब बात आ रही है कि अब सेंसस होना है कंटिन्यू, इसको पोस्टपोन किया गया, बट अब सेंसस होना है। इसी सेंसस में विचार किया जा रहा है कि क्या, कि कास्ट को क्या इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये कास्ट को क्या इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये डिमांड है, ये डिमांड है कि कास्ट को इंक्लूड किया जाए। तो सेंटर अभी इस विचार में है कि कास्ट को इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए, इसकी बात है। अब फिर हम आप हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्टोरिकल अगर डाटा देते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं जनगणना के आधारित में, तो आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद अब तक, अब तक क्या, अब तक अगर आजादी की बात करें तो अब तक कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ है। इसका प्रयास पहली बार 2011 में किया गया, बट ये कास्ट सेंसस किया गया, बट इसको पब्लिश, इसका जो डाटा था 2011 का, जो कास्ट सेंसस का डाटा था, उसको पब्लिश नहीं किया जा सका। और इसमें पब्लिश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी डाटा में क्या थी, इरेगुलरिटी थी, मतलब ये डाटा जो ऑथेंटिक नहीं था, इस वजह से 2011 के डाटा को पब्लिश नहीं किया गया। अगर यहीं पे बात करते हैं कि 2011 का जो डाटा की बात करते हैं, कि हमने अभी बात किया तो 2011 के डाटा में कितनी जाति कहा गया है, तो 2011 की डाटा में बात करें तो 46 लाख प्लस क्या है, कास्ट की बात की गई। कितनी कास्ट है भारत में, तो इस 2011 के डाटा में 46 लाख है। वहीं हमने पहले बताया था कि सबसे पहली बार जातिगत जो जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी, 1931 में हुई थी, और 1931 की जातिगत जनगणना में कहा गया था कि टोटल 3147 जातियां हैं, 3147 जातियां हैं। ये हुआ हमारा हिस्टोरिकल डाटा कि ये पहली बार हमारी जाति आधारित जनगणना होने जा रही है। अब आगे इसको और डिटेल में अगर हम देखें, तो अब एक कंसर्न क्या है, क्या हमारे लिए एक कंसर्न क्या है जाति आधारित जनगणना में। तो पहली चीज हमने देखा कि हमारी जनगणना क्या होने 2021 में होनी चाहिए, ऑलरेडी क्या है, डिले है, डिले है। अगर इसमें कास्ट बेस्ड डाटा को हम और शामिल करते हैं तो ये क्या होगा, और डिलेड होती जाएगी, और डिले होती जाएगी। तो एक कंसर्न ये है कि और डिले होनी जाती जाएगी। और दूसरी बात कि जो ये सेंसस होने जा रही है, इसके स्पेशल फीचर क्या है कि पहली बार जो जनगणना होने जा रही है, ये जनगणना कैसी होगी, ये जनगणना डिजिटल होने जा रही है, डिजिटल जनगणना होने जा रही है। अब बात करते हैं हम कि डिजिटल जनगणना होती क्या है। तो दोस्तों डिजिटल जनगणना इसमें क्या होगा, इसमें जो जनगणना होगी, इसमें एक ऑनलाइन क्या होगा, क्वेश्चनायर होगा, क्वेश्चनायर होगा, मींस एक तरह से आपको प्रश्नावली होगी, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चनायर होता है, वही क्वेश्चनायर क्या होगा, यहाँ पे ऑनलाइन फिल किया जाएगा, ऑनलाइन फिल किया जाएगा। तो एक तो चैलेंज ये है, कंसर्न ये है कि ये जो डिजिटली हम पहली बार ये भी कर रहे हैं, तो कैसे किए करें, दूसरी कास्ट सेंसस को कैसे इंक्लूड करें। और दोस्तों इंक्लूड करना ही नहीं है कि इंक्लूड करना, ये डाटा ऑथेंटिक होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक हो तब, क्योंकि 2011 में तो किया था ना, 2011 में हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करने का प्रयास किया था, बट इसी के डाटा की इरेगुलरिटी और जो अनएक्यूरेसी की वजह से ही तो हम इसको क्या पब्लिश नहीं कर पाए थे, इसको पब्लिश नहीं कर पाए थे। तो ये हमारे पास क्या है, एक कंसर्न है कि हम इसको कैसे करें। और आगे इसी की हम बात करते हैं, अगर
कि क्या कभी अगर हुआ था, हमने तो नेशनल लेवल पे देखा कि नेशनल लेवल पे 1931 में पहली बार हुआ था। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस अब तक कोई कास्ट सेंसस नहीं हुई है जिसका डाटा अवेलेबल हो। क्या कोई ऐसा स्टेट है जहां पे सोशियो इकोनॉमी जो कि कास्ट बेस कंसेंसस किया हो, सेंसस हो रही हो, जनगणना हुई हो वहां दोस्तों? हाँ तो जरूर आपको पता होगा जैसे, और जिनको नहीं पता है तो जान लीजिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है जो 2023 में जाति आधारित जनगणना किया और उसका डाटा भी पब्लिश किया। और कई स्टेट हैं, लाइक हम बात करते हैं कर्नाटक है, बट इसने अपना डाटा को जो रिपोर्ट है सेंसस की उसको पब्लिश नहीं किया है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि बिहार ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो जाति आधारित जनगणना किया और उसके रिपोर्ट को सबमिट किया। अब आगे हम बढ़ते हैं और हमारे लिए जानना ये जरूरी हो जाता है कि जो कास्ट सेंसस है क्या है दोस्तों। जो कास्ट सेंसस हम कर रहे हैं, कास्ट सेंसस कर रहे हैं, उसके उसका क्या बेनिफिट क्या है, हमको ये जरूर जानना जरूरी हो जाता है ना कि इसके बेनिफिट क्या है, इससे लाभ क्या होने वाले हैं। तो बेनिफिट अगर हम बात करें कि बेनिफिट क्या होने वाला है, तो इसके कुछ बेनिफिट को देखते हैं। जैसे हम इसके जो पहला बेनिफिट अगर हम देखते हैं, तो कास्ट सेंसस होगा तो क्या होगा, एक तरह से जो हमारी सोसाइटी है उसकी ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रू पिक्चर का मतलब कि जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो सोशल इनइक्वालिटी है उसका हमको पता चलेगा। जो सामाजिक क्या है, जो हमारी क्या है, सामाजिक असमानता है, सामाजिक क्या है, असमानता है, ये सामाजिक असमानता का पता चलेगा। कैसे कि हमारे पास तो इतनी सारी जातियां हैं और जो हम कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं तो पर्टिकुलर उन इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए ही तो बनाते हैं। बट जब हम कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर ऐसी जो जातियां हैं जो अब तक उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया है, उनको हम एड्रेस कर पाएंगे। और साथ में क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट होगा किसका, अपलिफ्टमेंट होगा जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। यही तो मेरा टारगेट है। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जिनको अब तक लाभ नहीं मिला है, उनका क्या होगा, उनका अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये हो गया हमारा बेनिफिट कि जो सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक असमानता है, जो पिछड़ापन है, उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। दूसरा इसमें हो जाएगा कि दूसरा बेनिफिट क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब हमको एग्जैक्ट पता होगा, इक्विटेबल क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो जो एक कह सकते हैं क्या हम, समान वितरण होगा किसका, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर हमको पता होगा कि पार्टिकुलर इस कम्युनिटी का इतना रिप्रेजेंटेशन है, उस बेस पे हम उस कम्युनिटी का उतना रिजर्वेशन देंगे, मींस उतना उनका जो रिसोर्सेस है उसका उतना हम उनका पार्टिसिपेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो एक तरह से हमें बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा समाज में जो रिसोर्सेस है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। और अगर हम बात करें कि और इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो अगर हम और बात करते हैं तो इसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं जो अफर्मेटिव एक्शन होगा उसका। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर क्या करेंगे, मॉनिटर की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस कितनी इफेक्टिव है, इफेक्टिवनेस ऑफ कितना, जो हमारे अफर्मेटिव एक्शंस चल रहे हैं, इफेक्टिवनेस किसकी पता चलेंगे, जो अफर्मेटिव एक्शन, जो सकारात्मक जो कार्यवाही हो रही है, अफर्मेटिव एक्शंस जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, उस कितना इफिशियंट है, कितना इफेक्टिव है, ये हमें पता चलेगा। इसका मतलब, ये इफेक्टिवनेस का मतलब प्रभावशीलता, प्रभावशीलता, प्रभावशीलता। किसकी प्रभावशीलता, अफर्मेटिव, सकारात्मक, सकारात्मक कार्यवाही, सकारात्मक कार्यवाही, अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही। अब ये अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही होती क्या है दोस्तों, जैसे कि जो अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं, ऐसे एक्शंस जो कि जो समाज में अगर इनइक्वालिटी है तो जो अनइक्वल है उनको इक्वल बनाने के लिए जो एक्शन लिए जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर डिप्राइवेशन है, कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनको भी मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, वो कितना इफेक्टिव है, उनकी प्रभावशीलता कितनी है। मींस अगर हम बात करें, एग्जांपल से अगर हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कोई वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है। अब हमें पता चलेगा कि ये कम्युनिटी के टोटल नंबर पीपल इतने हैं और इनका स्टेटस क्या है। फिर नेक्स्ट सेंसस में हम बात करेंगे तो उनका अपलिफ्टमेंट हुआ कि नहीं,
ये हमको पता चलेगा। तो मीन्स जो अफर्मेटिव एक्शंस हो रहे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं ये पता चल पाएगा हमारा जब हम जाति आधारित जनगणना करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एक तरह से हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव उसका क्या हो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रेजेंट होगी। कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आएगी हमारी जो सोसाइटी है। ये हमारे क्या हो गए बेनिफिट हो गए। जो हम देखते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी सामाजिक असमानता का हमें पता चलेगा। साथ में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको हम अपलिफ्टमेंट कर सकेंगे और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्सेस है वो क्या होगा इक्विटेबल होगा और इफेक्टिवनेस पता चलेगी हमारी अफर्मेटिव एक्शन की और साथ में जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर रिप्रेजेंट करेगी इंडियन सोसाइटी की। ये हो गया बेनिफिट। और कुछ इसके चैलेंजेस भी तो होंगे दोस्तों, तो यहीं पे हम चैलेंजेस देख लेते हैं। तो अब ये चैलेंजेस देख रहे हैं, अगर हम बात करें चैलेंजेस देख रहे हैं, चैलेंजेस किसके देख रहे हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे जो 2011 में जो समस्या आई थी, क्या है अनएक्यूरेसी। इसकी हम बात कर लेते हैं किसकी, जो 2011 में हमने क्यों अपना जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, जातिगत जनगणना थी, उसकी डाटा क्यों नहीं सब सके, क्योंकि वो अनएक्यूरेट था। अनएक्यूरेसी ऑफ डाटा एक महत्वपूर्ण चैलेंज है, क्योंकि अगर सोशियो इकोनॉमिक हम कास्ट का सेंसस तो कर दे रहे हैं, अगर वो अनएक्यूरेट हो, वो डाटा जो रियल है उसको ऑथेंटिक पिक्चर प्रेजेंट ना करे, तो हमारा पूरा का पूरा जो एक तरह से प्लान है, एक तरह से जो हम वेलफेयर प्रोग्राम लाएंगे, वो क्या होगा, वो फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। तो एक हमारे पास चैलेंज है, कैसे हम उस जो डाटा होगा उसको एक्यूरेट बनाएं। तो एक तो ये हो गया। और आगे हम नेक्स्ट बात करें तो एक तरह से ये जो अगर हम ये जो कास्ट सेंसस करेंगे वो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी को ना बढ़ाए, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी को ना बढ़ाए। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का कहने का मतलब जो सामाजिक सेंसिटिविटी है कि राजनीतिक सेंसिटिविटी है, मतलब यहाँ पे और डिवीजन को ना बढ़ाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक तरह से मतलब कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक गुटबाजी जैसे ना करने लगे कि पर्टिकुलर कास्ट का ये नहीं हो रहा है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सेंसिटिव जो कि हमारी अभी हम सोसाइटी देखते हैं, तो हमारी सोसाइटी पॉलिटिकल क्या है सेंसिटिविटी का शिकार है। तो और ये पर्टिकुलर और बढ़ावा ना दे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आ जाए, तो हम और हमारे फर्दर डिवीजन ना हो सके। एक और चैलेंज ये भी है कि हमारा फर्दर और डिवीजन को ना बढ़ाए, तो ये एक चैलेंज हो गया। नेक्स्ट है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी को भी ये क्या करता बढ़ावा देता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हम डाटा को कैसे कलेक्ट करें, कि डाटा को हम कैसे कलेक्ट करें, एक तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम कैसे एक चैलेंज की तरह है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ और क्या चैलेंज है। कहीं आज भी बहुत सारे ग्रुप की तरफ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। कहाँ पे रेजिस्टेंस फ्रॉम सम ग्रुप, जो कुछ ग्रुप हैं, कुछ ग्रुप है जो इसका विरोध कर रहे हैं कास्ट सेंसस का। तो ये हमारे पास क्या है चैलेंज है। तो इस तरीके से ये हमने आर्टिकल को कंप्लीट आर्टिकल को यहाँ पे देखते हैं और कुछ जो बातें रह गई हैं उसको हम देख लेते हैं। और इस आर्टिकल में ये तो हो गया, कंप्लीट होता है आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है दोस्तों, फर्स्ट बैच ऑफ एलिफेंट बिगन्स जर्नी टू मैसूरू टू टेक पार्ट ऑफ दशहरा फेस्टिवल। दोस्तों ये जो आर्टिकल है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं दशहरा उत्सव की। और आपको पता है एक ऐतिहासिक है, मैसूर राजघराना के द्वारा एक बहुत भव्य आयोजन किया जाता है दशहरा का। अगर बात किया जा रहा है दशहरा फेस्टिवल का, तो आपको दशहरा फेस्टिवल पता होगा कि एक क्या है मैथोलॉजी है ये, कि किसके द्वारा, एक हिंदू देवी थी जिनका नाम क्या था, दुर्गा था। उनके द्वारा 9 दिन के बाद एक राक्षस महिषासुर का वध किया जाता है और 10वें दिन महिषासुर का वध होता है। उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदू पर्व बन जाता है। और इसको ये 10 दिवसीय त्योहार होता है। 9 दिवसीय जो त्योहार होता है नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और 10वां दिन विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। और 9 दिन को अलग अलग दिन के नाम से जानते हैं। जैसे आप नवरात्रि देखते हैं, नवरात्रि का पहला दिन क्या होता है, शैलपुत्री होता है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी होता है। और अगर हम बात करें तीसरा दिन
तीसरा दिन चंद्रघंटा, चौथा दिन कुष्मांडा, पांचवा दिन स्कंदमाता, छठवां दिन कात्यायनी, सातवां दिन कालरात्रि, आठवां दिन महागौरी और नौवां दिन सिद्धिदात्री। ये तो महत्वपूर्ण कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मैसूर का दशहरा जिसके बारे में न्यूज है, तो मैसूर का दशहरा में कर्नाटक में और क्या कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैस जो कर्नाटक में जो दशहरा होता है उसको क्या कहा जाता है, नादा हब्बा। नादा हब्बा या कि नादा हब्बा या इसी को क्या बोलते हैं, नाडा हब्बा भी कहते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। नाडा हब्बा या नादा हब्बा भी कहा जाता है। और 10वें दिन 9 दिन एक भव्य रूप से होता है जो कि वहां के राजघराने द्वारा क्या किया जाता है, इसको मैनेज्ड होता है। और इसमें डिफरेंट आयोजन होते हैं, मेले लगते हैं, साथ में जैसे दिया गया है कुश्ती, कवि सम्मेलन, खाद्य उत्सव लगाया जाता है। तो इस तरीके से इतनी न्यूज आपको जानना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो कि आर्ट एंड कल्चर से है। क्वेश्चन देने का हमारा उद्देश्य होता है कि आप ये कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो ये पहचानने का तरीका तो एक तो हमारा सिलेबस और दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए जैसे यहाँ पे बात किया जा रहा है चलिदा साहिब उत्सव, वारी वरकारी उत्सव, इसी तरीके से कभी दशहरा उत्सव भी पूछा जा सकता है। ये इस तो ये जो आर्टिकल है उसको रिलेवेंस को शो कर रहा है, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आपको जैसा पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय पोलैंड और यूक्रेन के विजिट में हैं। तो ये न्यूज होता है पीएम बिगन्स पोलैंड विजिट से इट विल हेल्प फोर्स मोर वाइब्रेंट रिलेशन। तो ये इंडिया पोलैंड के रिलेशन को और मजबूत करेगा। कुछ मूल बातें हम जान लेते हैं कि जो हमारा पोलैंड के साथ जो हम बात करते हैं, पोलैंड के साथ हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है 1954 से ही है, 1954 से ही हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है। और 2004 में पोलैंड क्या बनता है, यूरोपियन यूनियन का क्या बनता है, मेंबर बन जाता है। तब से जो हमारे आर्थिक संबंध है और मजबूत हुए। अगर हम बात करें कि पिछले 10 वर्षों में, जैसे 2004 में क्या क्या बनता है, ईयू का मेंबर बनता है। 2000 से 2024 इस जो 10 वर्ष है, इस 10 वर्षों में जो हमारा, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ट्रेड था उस ट्रेड में 192% का ग्रोथ हुआ है, 192% का ग्रोथ हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडिया और पोलैंड के बीच में, इंडिया और पोलैंड के बीच में हम अपना फिर रिलेशन को रिप्रेजेंट करें, तो अगर हम बात करते हैं तो जो पोलैंड का इंडिया में जो निवेश है, पोलैंड का इंडिया में निवेश है वो कितने का है, 68.5 कितने 68.5 करोड़ डॉलर का पोलैंड का इंडिया में निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर अगर हम बात करें कि इंडिया का पोलैंड में निवेश तो होता है हमारा 3 अरब डॉलर का, 3 अरब डॉलर का है, 3 अरब डॉलर की बात कर लेते हैं। अगर हम यहीं पे और बात करते हैं कि जैसे हमने बात किया 192% का इंक्रीजमेंट हुआ, ग्रोथ में हुआ। तो अब वर्तमान में जो हम जैसे जो 2023 का डाटा है, 2023 के डाटा के अनुसार जो हमारा बायलेटरल रिलेशन है वो 48,000 करोड़ का है। कितने का, 48,000 रुपीस का हमारा क्या है, बायलेटरल रिलेशन है। अगर हम इसमें बात करें तो 33,146 करोड़ का क्या है, हमारा एक्सपोर्ट है। और वहीं पे इंपोर्ट का क्या, इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 14,770 करोड़ का क्या है, इंपोर्ट है। मींस हम क्या है, एक तरह से ट्रेड सरप्लस में है। अगर हम बात करें कि इंपोर्ट और इंपोर्ट में होता क्या है, तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो एक्सपोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारा क्लॉथ का है, कपड़े का है। और अगर हम बात करें रबर प्रोडक्ट है, रबर प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें फुटवेयर का एक्सपोर्ट है। और अगर हम बात करें तो वनस्पति से संबंधित आइटम का एक्सपोर्ट है। वहीं अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं कि हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं पोलैंड से, इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट में मुख्य रूप से मैकेनिकल्स आइटम है, मुख्य रूप से क्या है, मैकेनिकल आइटम को इंपोर्ट कर रहे हैं। मिनरल्स का हम कई खनिज का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो
एक तरह से परिवहन परिवहन इक्विपमेंट जो है हमारे ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है उनका इंपोर्ट कर रहे हैं। बात आ जाती है कि पहली बार प्रधानमंत्री की विजिट हो रही है पोलैंड में। तो पोलैंड हमारे लिए खास क्यों है? क्यों खास है? खास क्यों है हमारे लिए? सबसे पहले क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है पोलैंड हमारे लिए? तो इसके लिए सबसे पहले बात आ जाती है कि जो पोलैंड की विचारधारा है, थॉट है, वो हमारे हमसे क्या है? सिमिलर है। मीन्स जो वो अगर हम बात करें कि उपनिवेशवाद से संबंधित उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इन सब की जो विचारधारा है, वो हमसे सिमिलर है, एक तरह से हमसे सिमिलैरिटी है। दूसरा हमने एक इम्पोर्टेंट बात बताया है कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है? पोलैंड ईयू का जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल का क्या बनने वाला है? प्रेसिडेंट बनने वाला, अध्यक्ष बनने वाला है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें कि ये और क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी यूक्रेन में जो क्राइसिस हुई थी, यूक्रेन क्राइसिस के समय जो भारतीय स्टूडेंट थे, इंडियन स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट को भारत में वापस लाने के लिए क्या किया था? इसने मदद किया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कि पोलैंड में 25,000 प्लस भारतीय रह रहे हैं। प्लस भारतीय क्या है? इंडियन डायस्पोरा है। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रहा इंडिया पोलैंड पोलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। हाँ, और हम जान लेते हैं कि पोलैंड कहाँ है। तो ये मध्य यूरोप में स्थित है। मध्य यूरोप में स्थित है। मध्य यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है वारसा। वारसा इसकी क्या है? राजधानी है। अगर बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है? तो जोल्टी जोल्टी इसकी क्या है? मुद्रा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो और इम्पोर्टेंट चीज तो यहाँ पे हो गई है। और हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे है, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एकदम भारत से सिमिलर है, जहां पे क्या होता है? एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल। एग्जीक्यूटिव क्या है? मेन हेड होते हैं। मतलब ये यहाँ पे क्या है? अगर हम एक टर्म में बात करें तो संसदीय गणराज्य है। ये क्या है? संसदीय गणराज्य है। संसदीय गणराज्य है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये रहा कंप्लीट डिस्कशन इस न्यूज से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, WHO इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड न्यू पोलियो स्ट्रेन इन मेघालय। अब क्या है ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि दोस्तों अभी मेघालय में न्यू पोलियो के केसेस मिले हैं। और जो न्यू पोलियो के केस हैं दोस्तों, इसके बारे में स्पेशल क्या है? जो पोलियो के केसेस हमको मिल रहे हैं, वो पोलियो जो अभी तक पोलियो होते थे, मतलब वो पोलियो वाइल्ड पोलियो केस नहीं है। वाइल्ड पोलियो मतलब जो वाइल्ड वायरस होते थे, उनसे संबंधित नहीं है। फिर कौन से हैं? तो ये सी सी सीवीडी पीवीओ, मतलब ये क्या है? सर्कुलेटिंग वायरस, सर्कुलेटिंग वायरस वायरस सर्कुलेटिंग, अगर हम यहाँ पे बात करें सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, डिराइव्ड पोलियो डिराइव्ड पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस है वायरस है। तो मतलब जो अभी पोलियो के केसेस सस्पेक्ट हुए हैं, वो जो हमारा ट्रेडिशनल पोलियो था, वाइल्ड क्या था? वाइल्ड पोलियो नहीं है। एक तरह से हम अगर हम बात करें कि ये जो है, ये वाइल्ड पोलियो के केस नहीं है। तो ये CPDPV है। मतलब ऐसे लोगों को पोलियो हुआ है जो ऑलरेडी क्या हुए? पोलियो वैक्सीन डिराइव्ड है। क्या है? वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है। मींस जो वैक्सीन ले रखे हैं उनको हुआ है। तो अब इसके पीछे काजज क्या है दोस्तों? कि जिनको अगर हम बात करें कि वैक्सीन में क्या दिया जाता है? वैक्सीन में इनएक्टिव जो वैक्सीन है, तो वैक्सीन में दिया क्या जाता है? आपको ये जानना है। तो वैक्सीन में क्या होता है? एक इनएक्टिव इनएक्टिव जो क्या होता है? यहाँ पे इनएक्टिव वायरस दिया जाता है। यहाँ पे वीकेंड या इनएक्टिव, या हम यही बात कर लें वीकेंड वीकेंड जो कमजोर पोलियो वायरस क्या किया जाता है? बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब ये जो वीकेंड इनएक्टिव पोलियो वायरस है, अगर कोई व्यक्ति क्या है, बहुत ही क्या कर सकते हैं, जिसकी क्या है? इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, वो उसको ये वायरस क्या कर सकते हैं? ये वायरस एक तरह से एक्टिव हो सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है। तो ये वायरस एक्टिव हो सकते हैं, और यही वायरस एक्टिव होके क्या किए हैं? एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी हम आप समझ में आया कि जो सी CVDPV है, मींस जो अब पोलियो वहां पे
कंस्टेंट जो पोलियो के कंस्टेंट पाए जा रहे हैं मेघालय में, वो क्या है? वो जो जो ये वैक्सीन डिराइव्ड है, मीन्स जो वैक्सीन जिनको ले रखे हैं उनको हो रहा है। दोस्तों ये जिस एरिया में यहाँ पे पाए गए हैं वो एरिया बहुत ही क्या है, एक तरह से कंजर्वेटिव है। जो वैक्सीन लेने से इतराते हैं, जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, और वैक्सीन के प्रति एक तरह से लोगों के मन में गलत धारणा है, और इससे क्या होती है, उनकी और इम्यूनिटी वीक थी, और एक तरह से क्या आ सकता है, मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं ये, और उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होने के कारण वो जो इनएक्टिव वायरस है, एक तरह से फिर से हमको वो वायरस देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या कर रहा है, जो इनएक्टिव वायरस है वो क्या कर रहा है, ये बॉडी में इंपैक्ट कर रहा है। और आपको पता है कि जो पोलियो क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम की डिसीज है जिसमें क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, एक बॉडी का पार्ट क्या होता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। अगर इसी को हम और डिटेल में अगर हम बात करें, तो इसका जो ये रीजन है तो हमने बताया ही है कि जहां रीजन मेघालय का वो रीजन है जहां पे क्या हो रहा है, एंटी वैक्सीन है, मीन्स वो वैक्सीन के प्रति उनका क्या है, एक तरह से प्रतिरोध है वैक्सीन के प्रति। दूसरा क्या है, ये हेजिटेट करते हैं वैक्सीन वैक्सीन के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों, इसका इम्पैक्ट होगा कि एक समाज में गलत धारणा बढ़ जाएगी कि मतलब ये वैक्सीन लिया तो इसको पर्टिकुलर क्या हो गया, ये बीमारी हो गई, ये पैरालाइज हो गया। तो एक तरह से वैक्सीन के प्रति इसका इंपैक्ट क्या होगा, वैक्सीन के प्रति जो एंटी वैक्सीन धारणा है वो और बढ़ावा मिलेगी, तो एक हमारे लिए एक चैलेंज होगा। अगर हम और बात करें कि अभी ये न्यूज में किया है कि डब्ल्यूएचओ क्या कहा है, डब्ल्यूएचओ कहा है कि इसको डब्ल्यूएचओ इसको मॉनिटर करेगा, कि क्या ये मॉनिटर करेगा कहीं ये न्यू स्ट्रेन, कोई पोलियो का न्यू स्ट्रेन तो नहीं है। अगर न्यू स्ट्रेन होगा तो इसके बारे में फर्दर गाइडलाइन जारी करेगा। तो ये हुआ ये न्यूज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट, हाँ, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है। हाँ, दो चीजें हैं कि अभी जो वैक्सीन है पोलियो की, एक तरह से दो है, एक ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरा क्या है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दो है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो जन्म के समय दी जाने वाली खुराक है, उसके बाद 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती है, प्राथमिक खुराक दी जाती है, ये जानने जरूरी है। जैसे आपको पता है ओरल वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी की, वही है ओपीवी। और इंजेक्टेबल क्या होती है, वैक्सीन यूनिवर्सल, जिसमें तीसरे डीपीटी के साथ दिया जाता है। ये हो गया इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट डिस्कशन किससे रिलेटेड, तो ये है न्यूज न्यूज जो है अबाउट बन्नी ग्रासलैंड। अब बन्नी ग्रासलैंड क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड है जिसमें बहुत सारी न्यूज में क्यों है, इसके पहले जान लीजिए। क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो जमीन थी, बहुत सारा जो एरिया था वो इनएक्टिव पाया गया, अनुपयुक्त पाया गया है। तो इसमें एक प्रोग्राम है जिसके तरफ से इसको फिर से डेवलप किया जाना है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जहाँ पे 38 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जिसमें से अभी वर्तमान में कितना बचा है, 2600 स्क्वायर फीट बचा है। 2600 स्क्वायर फीट स्क्वायर किलोमीटर अब वर्तमान में बचा हुआ है, वर्ग किलोमीटर बचा हुआ है, ध्यान रखना है। जिसमें से अभी अगर हम बात करें तो मामूली रूप से उपयुक्त 7% और अनुपयुक्त 2%। इसको क्या किया जाएगा, इसको यहाँ पे ग्रासलैंड और डेवलप किया जाएगा, जिससे इसको क्या बनाया जा सके, उपयुक्त बनाया जा सके। इस वजह से न्यूज में है। ये हो गई कुछ मुख्य बातें। हाँ, और बन्नी ग्रासलैंड आपको पता है कि क्या गुजरात के कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ में ये पाया जाता है, ठीक है। और मुख्य बातें यही रही। और यहाँ पे कुछ स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। ये हो गई इंपॉर्टेंट चीजें। अब आगे बढ़ते हैं आज के आर्टिकल पे। तो आज का जो एडिटोरियल है वो इंपोर्ट्स वीक इन इंडिया फार्मा। अब इस पे क्या है, इंडियन जो फार्मर इंडस्ट्री है उसमें जो न्यू रेगुलेशंस आए हैं, क्या ये रेगुलेशंस आए हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। अभी क्या रेगुलेशन आया है दोस्तों, कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, गवर्नमेंट का क्या है, ऑर्डर आया है। गवर्नमेंट ऑर्डर किससे रिलेटेड आया है, पहली चीज आया है इंपोर्ट करेगा, कुछ इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग या इसी को क्या बोलते हैं, वैक्सीन, इसको इंपोर्ट कर रहा है। और दूसरा क्या था इस बार के, जैसे आपने देखा था बजट में क्या किया गया था, इस बार की बजट में कुछ मेडिसिन जो थी उस पे कस्टम ड्यूटी को 10 to 20%, 10 to 12% अगर बात करें तो कुछ में है, उसमें क्या हुआ था, इसकी कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया जाना था। जिसमें से हम एंटी कैंसर ड्रग थी, जिसमें एंटी कैंसर ड्रग थी और एंटी डायबिटिक ड्रग थी, ऐसी ड्रग जो हम इंपोर्ट करते हैं
उन पे कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करने की बात की गई है। तो गवर्नमेंट के जो ये ऑर्डर है वो हमारे इसका यहाँ पे आर्टिकल में क्या दिया गया है कि ये जो ऑर्डर है वो हमारे फार्मा इंडस्ट्री को जो इम्पैक्ट कर रहा है, वो हमारे फार्मा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है। अब इम्पैक्ट कैसे कर रहा है? एक निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है दोस्तों? ये निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें कि अगर इसी के बारे में हम बात करें, निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है फार्मा इंडस्ट्री की, तो अगर हम इसी में बात करते हैं, जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है, एक तरह से क्या है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसको हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ल्ड के कई देशों में अपनी जो दवाएं हैं उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक क्या है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है हमारी, क्या है, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और अगर हम बात करें ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, तो ये हम किसके लिए, हम जेनरिक मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं। हम जेनरिक, जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है वो जेनरिक मेडिसिन के लिए जानी जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जेनरिक मेडिसिन है क्या, आपको पता होना चाहिए जेनरिक मेडिसिन है क्या, जेनरिक मेडिसिन है क्या। दोस्तों अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें कि जेनरिक मेडिसिन है क्या, यहाँ पे एग्जांपल से अगर बात करें कि सपोज एक कंपनी है, जैसे अस्ट्राजेनका, एक कंपनी हम लेते हैं यहाँ पे, अस्ट्राजेनका, अस्ट्राजेनका एक कंपनी है। ये पर्टिकुलर कोई ड्रग बना रही है। उस ड्रग का क्या होगा, केमिकल कंपाउंड होगा, कि उसका क्या होगा, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा, और साथ में उसका क्या होगा, एक अपना खुद का क्या है, ब्रांड वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है, इसके केमिकल कंपोजिशन को यूज करके कोई एक एक्स वाई जेड कंपनी इसके केमिकल कंपोजिशन को यूज करके हम ड्रग बनाते हैं, जिसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। अब इस ड्रग को हम क्या नाम देंगे, ये ड्रग कौन सी होगी, जेनरिक मेडिसिन होगी। क्यों जेनरिक मेडिसिन होगी, क्योंकि इसमें, और ये जेनरिक मेडिसिन के फीचर क्या होता है, ये सस्ती होती है। क्योंकि जैसे हम बात करें, यहाँ एस्ट्राजेनेका कोई मेडिसिन डेवलप कर रही है, इसकी क्या है, एक ब्रांड वैल्यू है। उसको कोई भी कंपनी जैसे सपोज एक्स वाई जेड और डेवलप करी सेम केमिकल कंपोजिशन के साथ, वो पर्टिकुलर मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन कहलाएगी। अब जेनरिक मेडिसिन, और यहाँ पे एक टर्म और यूज किया गया है, बायोसिमिलर। बायोसिमिलर, तो जेनरिक और बायोसिमिलर एक सेम टर्म है। बायोसिमिलर का मतलब क्या होता है, जिसमें केमिकल एक तरह से केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। बायोलॉजिकल और केमिकल कंपोजिशन की बात करें, इसमें सेम होता है। तो जेनरिक मेडिसिन और बायोसिमिलर ये सिमिलर टर्म है, इससे आप अवेयर रहिएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, वो ऑर्डर हमारी इंडस्ट्री को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। ये हमने बात किया था। इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने का मतलब क्या है, इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि हमने बात किया कि हम जेनरिक इंडस्ट्री को अपना बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैसे इंपैक्ट कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देते हैं कि जो हमारा जनरल एक, आप इससे समझ सकते हैं कैसे इंपैक्ट कर रहा है, कि जो हमारे जनरल पब्लिक जो आम आदमी है, उसका जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 48%। आउट ऑफ जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो क्या है, हेल्थ एक्सपेंडिचर है। मींस अगर आपके पास 100 रुपए हैं, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, उसमें से वो अप्रोक्स 48% किस में खर्च कर रहा है, बाइंग मेडिसिन मतलब दवा खरीदने में, बाइंग मेडिसिन में खर्च कर रहा है। और ये क्या है, ये बहुत ही, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, लो पर कैपिटल इनकम है, लो पर कैपिटल इनकम है। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो पर कैपिटल इनकम है, $2500 से भी क्या है, कम है, $2500। ऐसी लो इनकम कंट्री जहां पे 48% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, तो वो उसके लिए जेनरिक मेडिसिन बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 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 जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कैसे कम होगा, जब हमारी मेडिसिन सस्ती होंगी। और जब मेडिसिन सस्ती कब होंगी, जब उनका हम खुद मैन्युफैक्चर करें मतलब देश में अगर बन रही होगी तो सस्ती होगी। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो चीजें हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कोई मेडिसिन हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन को हम सब्सिडी दे रहे हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन की क्या हम दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। अब वो जो
वो जो ब्रांड है उसके पास क्या हो गई, वो एक पास मोनोपोली हो गई ना, मोनोपोली हो गई, क्योंकि वही बना रहा है उस दवा को, उसकी प्राइस बढ़ा सकता है ना, बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे जो राइटर के द्वारा एक कंसर्न दिया जा रहा है कि जो हमारे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है इस तरीके से वो इम्पैक्टेड होगी, क्योंकि ये हमारे जो विचार हैं उसके अगेंस्ट हो रहा है। बट यहीं पे हम बात करते हैं कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि सरकार अगर ला रही है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि अभी हम उस ऐसी कुछ दवाएं हैं जैसे एंटी कैंसर जो ड्रग्स हो गई, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हो गई, जो कि हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे हो, हमारे पास तो है नहीं हो। अब उनको वो इतनी एक्सपेंसिव है कि नॉर्मल सिटीजन उसको यूज नहीं कर सकते हैं, और जो इन बीमारियों से सफर कर रहे हैं वो वेट तो कर नहीं सकते कि जब हम डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तब उनका यूटिलाइजेशन हो। तो गवर्नमेंट का एक सपोर्ट है कि ऐसे लोगों को एक क्या हो, सब्सिडाइज ड्रग वो मिल सके, जिससे वो उनका जीवन बच सके। तो एक तरह से एक क्या हो जा सकता है, उसके पीछे का तर्क हो सकता है। तो एक तो हमारे यहाँ पे देख लिए। बट हमारे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि चीपर अवेलेबिलिटी जितना हो सके उस ड्रग को क्या करे, सस्ती दवाओं का उपयोग करे, जिससे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को हम घटा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बात किया कि आर्टिकल में कंसर्न दिया गया है, अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है चीपर अवेलेबिलिटी उसके अगेंस्ट में है, ये बात की गई है। और दूसरी एक और कंसर्न दिया गया है कि सपोज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई दवा इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और कोई भी दवा बनती तो आपको पता है कि उस दवा का क्या होता है, पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर एनिमल ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है, फिर जाके वहां पे बनती है। अब बात करें कि कोई यूएसए की है, अगर सपोज करें कि फाइजर कोई दवा मैन्युफैक्चर कर रही है, तो जो ट्रायल किया है तो वहां यूएसए के सिटीजन पे ट्रायल किया है, और हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो दवा है उसका ह्यूमन ट्रायल इंडिया में नहीं हुआ है, ह्यूमन ट्रायल इंडिया में नहीं हुआ है। अब वो एक लॉन्ग टर्म में वो एक तरह से उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमको पता नहीं है, क्योंकि हर एक जोग्राफिकल इंडिविजुअल का अलग अलग जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। हमारा जीनोम सीक्वेंस और जो यूएसए में रहने वाले का जीनोम सीक्वेंस क्या होता है, अलग होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, इम्यूनिटी लेवल अलग होती है। तो ये लॉन्ग टर्म में ये जो मेडिसिन है वो क्या इंपैक्ट करेगी हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा एक कंसर्न दिया जा रहा है कि उन दवाओं का यहाँ पे भी पहले ह्यूमन ट्रायल हो, देन उसको हम इंपोर्ट करें। तो ये रही कुछ मुख्य बातें। और अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो इसका वे फॉरवर्ड दोस्तों यही है कि हम क्या करें, आर एन डी को बढ़ावा दें। हम क्या है, आर एन डी को बढ़ावा दें। अगर आर एन डी को बढ़ावा देने का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कि जो हम जाने जाते हैं वो जेनरिक मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं, जेनरिक मेडिसिन का मतलब क्या हो गया, जो मेडिसिन किया उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो हम आर एन डी करके हम खुद मैन्युफैक्चर बने, हम खुद दवाओं को बनाएं, हम केवल जेनरिक तक सीमित ना रहें। दूसरी एक चीज यहाँ पे बात की गई कि जो दवाओं के लिए यूज होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो एपीआई है उसको हम मुख्य रूप से इंपोर्ट करते थे अभी तक, जो हम हालांकि अब हम पॉलिसी लेवल में चेंज किए हैं, बट अभी तक हम इंपोर्ट चाइना से करते थे। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं कि जो अपने एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, उसको भी खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि और क्या होना चाहिए, तो और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और इस आर्टिकल में एक और इम्पोर्टेंट की बात की गई है, पेटेंट एक्ट की बात की गई है, पेटेंट एक्ट की बात की गई है, पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट का दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, सेक्शन 100 किसकी बात करता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात करता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात करता है। आपको जानना जरूरी है कि ये कंपलसरी लाइसेंसिंग है क्या दोस्तों। सेक्शन 100 में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट कोई भी हेल्थ क्राइसिस या हेल्थ इशू में क्या कर सकती है, हेल्थ इशू में अगर कोई चीज इंपोर्ट कर रही है, उस इंपोर्ट को कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू कर सकती है। मींस अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं कि सपोज अगर कोई फाइजर की कोई मेडिसिन हम इंपोर्ट है, अगर अगर
हेल्थ इश्यूज आता है उस केस में उसका उस दवा का एक क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन होगा, उसका क्या होगा, एक केमिकल कंपोजिशन होगा। तो गवर्नमेंट को ये राइट होगा कि इस केमिकल कंपोजिशन की यूज करने का राइट वह किसी कोई सपोज एक्स वाई जेड कंपनी दे, और एक्स वाई जेड केमिकल कंपोजिशन को क्या कर सकते हैं, वो मैन्युफैक्चर कर सके और उसको चीपली रेट में अवेलेबल कर सके। जैसे अभी सपोज हम बात करते हैं, जैसे कोविड 19 हुआ था, ऐसे कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, इसका जो है वर्ल्ड लेवल पे कई विरोध भी है, क्योंकि अगर कोई नेशंस कोई डेवलप कर रहा आर&डी में इतना इन्वेस्ट किया है, उसमें पेटेंट में क्या होता है, एक तरह से उसको क्या मिलनी चाहिए, इस पेटेंट में इसके एक तरह से उसको मिलता है सिक्योरिटी, कुछ दिनों में एक रीजनेबल प्राइस के साथ उसको मोनोपोली मींस वह अपनी जो इन्वेंशन है उसको सिक्योर कर सके। अगर नहीं तो अगर कोई एक कंपनी इन्वेंट करती है, आर&डी पे पैसे खर्च करती है, दूसरा उसको कॉपी कर लेता है, तो नेक्स्ट आर&डी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एडिटोरियल डिस्कशन रहा, और आशा करता हूं कि मेरी बात पहुंच पा रही होंगी, और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। और बस यहीं तक आज का सेशन समाप्त समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।